नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो ये हमारा 16वां लेसन होने वाला है। इससे पहले हम 15 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जो भी मेरे अच्छे नोट्स है पीडीएफ है वो वहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी से क्या मतलब है कि जैसे इसमें कुछ अच्छे कोटेशन है, उनसे हम शुरू कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार साधन व साधे दोनों की पवित्रता पर बल। यानी आप समझते हो कि महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि आप कोई भी कार्य करते हो ना, तो आपका कार्य भी पवित्र होना चाहिए और उस कार्य के दौरान आप जो भी साधन इस्तेमाल करते हो यानी आपका जो रास्ता है वो भी क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ पे शासन व्यवस्था में ईमानदारी से तात्पर्य है संवैधानिक मूल्यों, नियमों कानून के अनुसार तटस्थता, पारदर्शिता व जवाबदेहिता के साथ कार्य करना। तो ये परिभाषा आ सकती है। इसके अलावा शासन व्यवस्था में ईमानदारी के से बहुत सारे आप ना अच्छे डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे डायग्राम तो देखो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे बनाने होंगे। ठीक है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी के जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप कोशिश करो कि ऐसा डायग्राम बनाओ। जैसे ईमानदारी से क्या मतलब है, तो ईमानदारी से मतलब तटस्थता से हो गया, जवाबदेहिता, सत्यता, पारदर्शिता, कर्मठता, सत्यनिष्ठा, न्यायनिष्ठ, कुशल व दक्ष शासन, प्रभावी नियम और गोपनीयता आदि मुद्दे मिलकर क्या हो सकते हैं, ईमानदारी व्यवस्था को बनाते हैं। तो लोक सेवा, इसमें एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है कि लोक सेवा की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पेपर 2 के अंदर भी ऐसा सिलेबस है, यहाँ पे भी दोनों एक साथ जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। लोक सेवा से मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार, मतलब एक कड़ी है ना। आप जानते हो कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में एक कड़ी है प्रशासन, जो कि सरकार की नीतियाँ होती है, इसके अलावा जो उनकी योजनाएं होती है वो जनता तक उनको पहुंचाती है, यानी उनको व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। इसके अलावा कानूनों का क्रियान्वयन करती है। आप जानते हो अच्छी तरह से संसद जो कानून बनाती है, सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि और कौन होता है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो ये मिलकर क्या करते हैं, कानून को लागू करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे लोक सेवक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के आदेशों पर अमल करते हैं और वह नीति निर्माण में सलाह देते हैं। लोक सेवा का क्या मतलब, अब आप यहाँ समझ सकते हो कि लोक सेवा का क्या महत्व है। पेपर 2 के अंदर भी ये दिया हुआ है और पेपर 4 के अंदर भी ये सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आप जान सकते हो कि लोक सेवा देश के सुशासन का प्रमुख आधार है। इसके अलावा वंचित वर्ग तक संसाधनों का वितरण भी करती है। ठीक है, सरकार शासन और लोक सेवा के मध्य एक संबंध का रूप में काम करती है। क्या, लोक सेवा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से काम क्या हो गया आपका, सरकार व लोक सेवा के मध्य का संबंध। जैसे सरकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सूचना का संकलन, मूल्यांकन के लिए लोक सेवा हमेशा ही सरकार का महत्वपूर्ण अंग रही है। ठीक है, जब कभी सरकार में परिवर्तन होता है लोक सेवा में भी परिवर्तन होता है। ये मतलब बेसिक टॉपिक है, ये को समझाने वाली बात यहाँ पर वैसे है नहीं। ये टॉपिक भी आपको लग रहा होगा कि मतलब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन सिलेबस में टू दी पॉइंट जो टॉपिक है उसके हिसाब से हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैक्स वेबर के अनुसार एक बार एक क्वेश्चन आ गया था। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही 2016 में आप देखना मेंस में एक क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली यहाँ से। तो ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है कि मैक्स वेबर के अनुसार लोक सेवा नौकरशाही की क्या मतलब, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो मैक्स वेबर के अनुसार ये पद सोपान, आप जानते हो हिरार्की होती है ऊपर से नीचे तक, कार्यों का इसमें विभाजन होता है, विशेषीकरण भी होता है, तटस्थता होनी चाहिए, योग्यता प्रणाली इसमें डिसाइड की होती है, दलीय भावना, मतलब एक तरह से आप किसी भी राजनीतिक दल के साथ काम नहीं कर सकते। नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार आप कार्य करना होता है, आपकी जो भी पॉलिसीज होती है उनको गोपनीय रूप से बनाए रखना होता है। ठीक है, लोक सेवा का यदि कार्य क्षेत्र की बात करो तो यहाँ पर हम दो तुलना कर सकते हैं। एक तो परंपरागत हमारा लोक प्रशासन कैसा था और एक नया हमारा लोक प्रबंधन कैसा है। आप जानोगे, देखो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जो परंपरागत यदि हम लोक प्रशासन की बात करें तो परंपरागत लोक प्रशासन लाल फीताशाही, आप सुनना होगा आपने, लाल फीताशाही या मतलब यथास्थितिवाद को ज़्यादा महत्व देता था। यानी कहीं ना कहीं ये होता था कि इसमें आम जन तक मतलब एक विश्वास बहाली की कमी नजर आती थी। लेकिन जो नया लोक प्रबंधन हुआ, आप जानते हो आजकल मतलब नए विकास की बातें हो रही है, हमारे देश को आगे और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप मोदी जी के भाषण में सुनते होंगे बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं। जैसे आपने सुना होगा मिशन कर्मयोगी, वो सभी इसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप तुलना कर सकते हो एक सारणी के द्वारा कि एक परंपरागत लोक प्रशासन क्या था और नया आज का प्रशासन क्या है। तो ये क्या था, यथास्थितिवाद, यानी वो मतलब नया बदलाव नहीं चाहते थे, जैसा रहना चाहते थे, जैसी सिचुएशन थी उनकी वैसा ही रहना चाहते थे। केंद्रीकरण में विश्वास होता था, यानी जो पावर है, पावर एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए, इस तरह का उनका विश्वास था। लेकिन इसकी तुलना आज करें तो क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार मतलब इसमें बदलाव आता है। और विकेंद्रीकरण, यानी सभी एक टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को कुशलता पर विशेष जोर देते थे, वो आज का क्या है, सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं। ठीक है, वो पहले वाला क्या था, जन भागीदारी के प्रति उदासीनता, आज क्या जनता को अपने साथ लेकर बढ़ता आगे। ठीक है, पहले वाला कठोर श्रेणीकृत यानी व्यवस्था में था, आज वाला क्या है, सहयोगात्मक प्रशासन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक
पारंपरिक लोक प्रशासन और न्यू लोक प्रशासन में क्या अंतर है, तो आप ऐसे सारणी बना के बता सकते हो। ये यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आ सकता है आने वाले समय में, ठीक है। इसके अलावा क्या था, पहले क्या था, परिणाम रहित था, मतलब उनको काम से मतलब था यार कि सही काम करना या नहीं करना, उनको परिणाम से मतलब नहीं था, ठीक है। परिणाम पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज वाला क्या, परिणामोन्मुक्त है, मतलब आज परिणाम को भी ध्यान में रखा जाता है, कितना इफेक्टिव तरीके से कार्य हो रहा है इसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। कार्यों तक सीमित, इसके कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, मतलब इसमें आज ये हो गया है कि आजकल जो सिविल सेवा है वो 20 मतलब आप जानते हो कि मतलब 24 घंटे एक तरह से सेवा करते हैं। पहले ये होता था कि आपका एक दायरा होता था, ठीक है, या मतलब मनोवृत्ति ऐसी होती थी सिविल सेवकों की। इसके अलावा परिवर्तन विरोधी, आज का क्या है, परिवर्तन मतलब गत्यात्मक है, परिवर्तन रेगुलर होता है इसमें, ठीक है। प्रबंधन दक्षता निम्न थी, आजकल क्या उच्च है, तो ऐसा बना सकते हो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो यदि हम परंपरागत की बात करें तो परंपरागत प्रशासन में पहले क्या आता था, संसद, सरकार या कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो हमारे स्थानीय शासन है या निजी प्रशासन है, सिविल समाज, एनजीओ वगैरह, मीडिया, आम जनता, सब इससे बाहर थी, है ना। ये प्रशासन था, ये सब इनसे बाहर थे। लेकिन आज का प्रशासन क्या है, इन सबको आगे लेके बढ़ता है। तो ये जब भी ये क्वेश्चन आए, परंपरागत लोक प्रशासन और आधुनिक लोक प्रशासन, नव लोक प्रशासन या नव लोक प्रबंधन, तो इसके अंदर आप ये डायग्राम जरूर बना के आना, ठीक है। ये देखो पुराना वाला दिखा रहा है, ये नया वाला दिखा रहा है। नए वाले में आप क्या समझोगे, संसद, सरकार, न्यायपालिका के साथ साथ निजी प्रशासन, स्थानीय शासन, सिविल समाज, सब कुछ इसमें आ गया। मतलब सरकार के साथ मिलकर ये सभी लोग काम कर रहे हैं, आम जनता सब इसमें शामिल है। इसके अलावा ये भी आता है कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाए कि शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या हो सकता है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो ये वैसे वैसे बहुत आसान है, यदि आपने ये पूरे मेरे लेसन ढंग से देखे होंगे तो इजीली आप कर सकते हो। जैसे इसमें आप बताना कि दार्शनिक आधार क्या हो सकते हैं। जैसे पश्चिमी अवधारणाओं को देखें, जैसे प्लेटो के अनुसार क्या है, आदर्श राजा व आदर्श राज्य की जो उन्होंने धारणा दी थी, उसमें क्या बताया गया है कि मतलब एक अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति अच्छा शासन करता है, ठीक है, ये पश्चिमी अवधारणा है। अरस्तु क्या कहता है कि राज्य मनुष्य की सर्वोत्तम अच्छाइयाँ व नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य लोगों की जीवन की रक्षा और खुशियों में वृद्धि करना होता है। तो प्रशासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब ये हम मान सकते हैं कि जैसे पश्चिमी धारणा है, पश्चिमी धारणा क्या मानती है कि राज्य का कार्य क्या है, जनता की भलाई कार्य है, तो पश्चिमी धारणा है। उपयोगितावाद भी इसमें हम बता सकते हो कि उपयोगितावाद क्या कहता है कि राज्य का क्या कार्य है कि अधिक से अधिक लोगों को खुशी पहुंचाना या अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना, ठीक है। कांट क्या कहता है कि राज्य का एक कार्य कर्तव्य होना चाहिए कि मतलब नैतिक कर्तव्यवादी धारणा के आधार पर होना चाहिए कि सबका भला होना चाहिए, तो कर्तव्य नैतिक होने चाहिए, ये कांट कहते हैं। इसके अलावा कन्फ्यूशियसवादी जो चीनी दार्शनिक है, इनके अनुसार क्या है, परिवार, समाज, शासन में सदाचार, नैतिकता पर अधिक बल दिया है, जो स्थायी शांति व मानवता में वृद्धि करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि शासन व्यवस्था का दार्शनिक आधार क्या है, तो आप अलग अलग अप्रोच से काम कीजिए। इसमें पश्चिमी अवधारणा बताइए, भारतीय अवधारणा बताइए ना आप। भारतीय अवधारणा में आप बुद्ध को बताइए, गांधी जी को बताइए, चाणक्य को बताइए, ठीक है। अच्छे अच्छे दार्शनिक आधारों को बताइए, गीता का संदेश आप बता सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास है, जैसे चीनी दार्शनिक का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है, और भी हो सकते हैं। संविधान को यहाँ पे शामिल कीजिए कि संविधान भी तो प्रमुख आधार है हमारी। आज जो लोक प्रशासन है उसका सबसे प्रमुख गाइडलाइन जो क्या है, संविधान है। संविधान के अंदर ऐसे बहुत सारे आदर्श वाक्य इसमें शामिल किए गए हैं, आप संविधान की प्रस्तावना को इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो शासन की भारतीय दार्शनिक धारणा में आप बता सकते हो कोटले, कोटले के अनुसार क्या है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसके अलावा बौद्ध दर्शन का आप बता सकते हो कि जैसे राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था व नैतिकता की रक्षा करना है। शासन व्यवस्था ईमानदारी व सत्यनिष्ठा पर आधारित होनी चाहिए। ये बहुत ही मतलब बहुत ही साधारण टॉपिक है, आप इसको आराम से ये पीडीएफ पढ़ के भी समझ सकते हो, ठीक है। इथिक्स ऐसा है दोस्तों ना, इथिक्स में ये नहीं है कि आपको ना हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आप मतलब कहीं कोचिंग करते हो। मेरे हिसाब से इथिक्स वो चीज़ है जो आप हो, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके अंतरात्मा की आवाज़ इथिक्स है। करना क्या होता है इथिक्स में, सिंपल से आपको ये करना होता है, जैसे हमारा सिलेबस है, इनकी जो शब्दावली है, शब्दावलियों को अपनी भाषा में आप समझ लो ढंग से, है ना। जितनी भी शब्दावली हमने अभी तक पढ़ी है, आपकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता, नीतिशास्त्र, सब परिभाषाओं को थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है, जो आप समझना चाह रहे हो। इसके अलावा एग्जाम्पल हमने कितनी बात की है, मैंने एग्जाम्पल टेलीग्राम पे भी एक पीडीएफ फाइल एग्जाम्पल की जो मेरी डायरी वो शेयर की है मैंने। आपके पास दो तीन चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इथिक्स में बेस्ट नंबर लाने के लिए, बेस्ट मार्क्स लाने के लिए दो तीन चीज़ आप कर सकते हो। आपके पास पूरे सिलेबस की शब्दावलियाँ और एग्जाम्पल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे डायग्राम इसमें होनी चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और फिर आपका मन क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है, आप खुद सिविल सेवा में जाना चाहते हो तो आपका एक अप्रोच होती है ना। ऐसे ही तो आप प्रीलिम्स एग्जाम पास नहीं कर लोगे, आप में कुछ क्षमता होगी तभी आप प्री पास कर पाओगे, फिर इसके बाद में आप मेंस एग्जाम दोगे। तो मेंस एग्जाम में जब सफलता मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच अच्छी होती है। जैसे मैं इस बात को मानता हूँ कि जैसे मेरा 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो वो ऐसे मजाक में नहीं हुआ है। इस बात में सच्चाई है कि एक तो हार्ड वर्क उसमें काम करता है, दूसरा आपकी सोच कैसी है, आपकी अप्रोच कैसी है, आप किस प्रकार स्मार्ट तरीके से मेंस में एग्जाम में आंसर लिखते हो। यहाँ पर ये नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हो फिर आप मतलब
एग्जाम दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है। काम क्या करती है आपकी अप्रोच, हार्ड वर्क तो चलो उसका तो कोई डाउट ही नहीं है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन इसके बाद में क्या होती है, क्योंकि आप जानते हो कि हर साल मतलब इंटरकॉल कितने का होता है, 2000 या 2500 का इंटरकॉल होता है। तो जिनका इंटरकॉल होता है उनकी एक अप्रोच होती है, वो अप्रोच कैसी है, प्रशासनिक अप्रोच होती है। और एग्जामिनर क्या चेक करता है, यही चेक करता है। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार अपने लेसन के माध्यम से आप लोगों को जो मेरा अनुभव है कि किस प्रकार हम मेंस पास कर सकते हैं, मेंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो आप इस अप्रोच को भी समझने की कोशिश करना। केवल ये नहीं कि पढ़ते तो सभी हैं, आप ये इस बात से वाकिफ हो कि सभी अच्छा पढ़ते हैं, सभी कोचिंग करके जाते हैं, लेकिन सबका क्यों नहीं होता। कोई तो ये है कि बार बार मेंस में फेल हो रहा है 5-5 बार। तो उस कहीं ना कहीं ये अप्रोच की कमी आती है कि एक प्रशासनिक जो अप्रोच होती है, हमारी अभिवर्ती कैसी है, ठीक है, हमारी अभिवर्ती यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण से अच्छी होनी चाहिए। वो बार बार इसलिए मैं जानबूझ के ये चीज़ें बीच में आपको लोगों को बता रहा हूँ, अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो आधुनिक मूल्य में हम क्या कर सकते हैं कि सिविल सेवा में जो दार्शनिक आधार की बात कर रहे थे, उसमें आधुनिक मूल्य ये बता सकते हो, संविधानवाद है, कार्यकुशल नौकरशाही है, राजनीतिक प्रतिबद्धता है, लोकतांत्रिक मूल्य है, सहिष्णुता है और गुणवत्तापूर्ण शासन प्रणाली है। जैसे इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, देखो ये मेन टॉपिक का नाम क्या था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी का एक तो परिचय तो ये हो गया भाई, शासन व्यवस्था में ईमानदारी का मतलब क्या है, ये हमने अच्छे डायग्राम से इसको जाना, ठीक है। बाद में इसमें आ गया कि शासन व्यवस्था है क्या एक्चुअल में, लोक सेवा है क्या, वो हमने जाना, ठीक है। शासन व्यवस्था, पहले परंपरागत शासन व्यवस्था को हमने जान लिया, आधुनिक शासन व्यवस्था को भी हमने समझ लिया, ठीक है। आप थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपका। इसके अलावा शासन व्यवस्था में ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, तो हमने जान लिया भाई, पश्चिमी अवधारणा में अलग अलग है। आप यहाँ पे सुकरात बताओ, अरस्तु बताओ, उपयोगितावाद बताओ, कांट बताओ। इसके अलावा चीनी दार्शनिक वाली आप परंपरा बताओ, ठीक है। भारत की दार्शनिक अवधारणा को आप यहाँ पे बता सकते हो, अलग अलग विद्वानों की बता सकते हो। साथ ही साथ ये भी था ना भाई, शासन व्यवस्था में और कौन से मूल्य होने चाहिए, तो हम संविधान को गाइडलाइन के रूप में मानते हैं। इसके अलावा हमारी जो आधुनिक मूल्य में है कि कार्य कुशल नौकरशाही होनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिबद्धता, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं ना, तो एक तो ये है कि राजनीतिक रूप से तटस्थ होनी चाहिए, दूसरा है ये है कि जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्य हो गई, सहिष्णुता होगी, बहुत सारे ऐसे बिंदु जो आप बता सकते हो। इसके अलावा ये कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी आएगी कैसे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शासन व्यवस्था में अब ईमानदारी आएगी कैसे। हम बातें तो कर रहे हैं कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी ईमानदारी, लेकिन आजकल हम सुन रहे हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार हो रहा है, या मतलब कहीं न कहीं आम जन और प्रशासन के बीच में एक विश्वास का एक गैप दिखाई दे रहा है। तो कैसे इनको पूरा करेंगे? कैसे हम ये कोशिश करेंगे कि लोक सेवा अच्छे से सुनिश्चित हो सके, है ना? कैसे हम शिकायत, हमारा जो सिस्टम है उसको डेवलप करें, है ना? ताकि नागरिकों तक सेवाएँ, लोक सेवाएँ अच्छे से पहुँच सकें। तो इन टॉपिकों में आता है आपका सबसे पहले सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता। इसमें निश्चित रूप से आरटीआई आएगा, ठीक है? तो इसमें क्या आता है, जैसे इस ये टॉपिक भी इसमें एक सब हेडिंग वाला टॉपिक है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। जैसे इसमें क्या आता है कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए सूचना मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है, सूचनाओं के लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देने, जिसमें आम जन तक सही व पारदर्शी तरीके से सूचनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो, ठीक है। तो ऐसे सूचना संचालित समाज का निर्माण करना, जिसमें न्यूनतम नौकरशाही, प्रक्रियात्मक औपचारिकता के बजाय सेवाओं व सुविधाओं का आसान पहुंच सुनिश्चित कर सुशासन को मजबूत करें। सूचनाएं लोकतांत्रिक सरकार का आधार है, जो नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालती है, ठीक है। शासन में पारदर्शिता लाने के लिए क्या करना चाहिए, देश में सुशासन हेतु, जैसे हम बात कर रहे थे कि पारदर्शिता के लिए सुशासन हेतु शासन में पारदर्शिता अति महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है, खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति, उत्तरदायित्व, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही व पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है। अब पारदर्शिता की ये पॉइंट आप यहाँ पे डायग्राम बना के इसमें बताना, जैसे जन भागीदारी हो गई, खुलापन हो गया, जवाबदेता हो गया, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया, लोक सेवक जनता के मध्य विश्वास हो गया, संवैधानिक मूल्य पर आधारित कार्य प्रणाली होगी, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फंड का मतलब सदुपयोग हो गया, पक्षपात रहित और जन सेवक की दक्षता। तो ऐसे इन चीज़ों से क्या आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, और पारदर्शिता बढ़ेगी तो लोक सेवा अच्छी सुनिश्चित होगी, और लोक सेवा अच्छी सुनिश्चित होगी, जनता के मध्य सरकार और मतलब जो प्रशासन है उसकी एक अच्छी छवि बनेगी और विश्वास बहाली होगी। तो यही तो उद्देश्य है कि लोक सेवा को हमें अच्छे लेवल पर ले जाना है। तो शासन में पारदर्शिता के लिए कौन से हमारे पास टूल होने चाहिए, या कौन सी संस्थाएं हमारे पास है। तो आप जानते हो कि देखो, एक तो संसद है, संसद के अंदर किस प्रकार सरकार को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से इससे सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है ना जनता के प्रति। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे हम अब बात कर सकते हैं, आरटी हमारा हो गया, समय पर मतलब सेवा डिलीवरी हो गई, ठीक है। जागरूक नागरिक समाज की भूमिका होती है, मिशन कर्मयोगी हाल ही में लॉन्च किया गया, जो कि कहीं न कहीं शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ही, और कहीं न कहीं प्रशासन में सुधार करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये जानना आवश्यक नहीं है आपके लिए कि इतने डिटेल में इनको जानो, डिटेल में तो ये सब चीज़ें पेपर 2 में ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें जानो, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के बारे में बताओ, वो करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल और डायग्राम के माध्यम से बनाना है दोस्तों, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना। डायग्राम से आप कितनी बातें देखो एक साथ बता रहे हो यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है इथिक्स के पेपर में स्पेशली।
तो इसके अलावा ई गवर्नेंस हो गया, आपका सेवोत्तम मॉडल हो गया, आईसीटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह हो गई। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया, बहुत सारे और भी बिंदु आ सकते हैं जिनसे क्या होता है शासन में पारदर्शिता बढ़ सकती है। ठीक है, ये गुड गवर्नेंस का भी आप डायग्राम बना सकते हो। गुड गवर्नेंस कैसे आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सेकंड ईयर जब पढ़ोगे रिपोर्ट, उसमें भी अच्छी बातें दी हुई है। तो गुड गवर्नेंस में कौन से टॉपिक आ सकते हैं, आपके आरटीए आ सकते हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, सिटीजन चार्टर पढ़ चुके हैं। ई गवर्नेंस बहुत आसान है कि ऑनलाइन सेवाओं को पहुंचाना। लोकपाल होता है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल लाया गया। लोक सेवाओं की गारंटी पढ़ चुके हैं हम। मिशन कर्मयोगी हो गया, आपका विसल ब्लोवर जो संरक्षण विधेयक है वो भी पारित कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा सूचना का अधिकार को आप जान लेना, क्योंकि सूचना का अधिकार से ये हो सकता है कि हर एक साल एक क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि सूचना का अधिकार क्या है, ये कब लागू हुआ था, भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो इसमें कोई बदलाव होगा एक्ट में, कि जैसे कोई लास्ट ईयर बदलाव हुआ था कि इस बदलाव के बाद में क्या सूचना का अधिकार में कहीं ना कहीं समस्या आएगी, या सूचना का अधिकार के सामने संकट पैदा हो सकता है। अपनी राय बताइए। या एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट है ना, उसको लेकर आया था कि ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार को लेकर बाधा पैदा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो मेरी राय ये है कि आप है ना थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें जानना। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लो कि सर्वप्रथम थोड़ा सा ये है कि स्वीडन में 1766 किताबों में ये चीज़ लिखेगी, जबकि एग्जाम में ये चीज़ें नहीं आती है दोस्तों। एग्जाम में आती है करंट चीज़ों, करंट में जो चल रही है उनको ट्रेडिशनल टॉपिक से जोड़कर। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम आप जानते हो कि आरटीआई का प्रयास 2003 में उच्चतम न्यायालय केस पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के दौरान केस में नागरिकों को जानने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो बना कब था, भारत में आरटी विधेयक 2005 को कानून बना दिया गया, जिसे संविधान के, ये प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आया है पहले भी, अभी भी आ सकता है कि आरटीआई क्या है, मूल अधिकार है। देखो दोस्तों, 19(1)(1) के अंदर आरटीआई को क्या है, कानूनी और मौलिक दोनों अधिकार इसको कह सकते हैं। जब भी एग्जाम आए तो इसको ये बात मानना कि ये मौलिक और कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा आरटीई 2005 की मुख्य विशेषताएं आप जानते हो, सिंपल है। ये प्री में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सूचना के 30 दिन के अंदर यहाँ पे मतलब सूचना मिलनी चाहिए, 30 दिन के अंदर जाए आरटीई जारी करने के बाद में। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट सूचना हो जिनका संबंध जीवन से जुड़ा हो तो 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये शुल्क इसमें क्या है, 10 रुपये, बाकी बीपीएल के लिए निःशुल्क है। ठीक है, पब्लिक ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीम में जो क्वेश्चन आए वो इसी बेस पर आए हैं कि ये निःशुल्क है या क्या है, ऐसे करके। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति इसमें प्रावधान किया गया है। सूचना का अधिकार का महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। इससे क्या होगा, शासन में अधिकतम लोगों की भागीदारी होगी, आप जानते हो कैसे होगी। प्रशासन में पारदर्शिता, खुलापन, जवाबदेहिता में वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आता है मेंस में, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, सुशासन का आधार, लोक केंद्रित शासन, वंचित वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना, सरकार व प्रशासन पर सकारात्मक दबाव। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था कि आप देखना 19 वाला देखना, 2019 और 18 में से क्वेश्चन आए आरटीआई से। तो यहाँ से आया था कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट यानी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, जो कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1923 में लागू किया गया था, जो आज भी हमारे देश में लागू है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति, जासूसी आदि जानकारी गुप्त रखी जाती है तथा आरटीआई के दायरे से बाहर है। इसको लेकर समय समय पर विवाद होते रहते हैं। और सेकंड आरसी आदि में रिपोर्ट, विधि आयोग की रिपोर्ट भी बताई गया है कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की धाराओं को मतलब क्या करना, रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी पारदर्शिता को कम करता है। तो ये हो गया आपका। तो ये टॉपिक हमारा क्या था, जो आप सिलेबस में देखना सबसे लास्ट में मेंशन है कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो ईमानदारी शासन व्यवस्था में कैसे आएगी, पारदर्शिता बढ़ाएंगे, और सारे मुद्दे होगी। आपका आरटीए हो गया। ये टॉपिक आचार संहिता, आचार संहिता और आचरण संहिता भी पारदर्शिता और ये बढ़ती है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ कि ये टॉपिक हम कर चुके हैं, हमने छोड़े नहीं है एक भी टॉपिक। और इसके अलावा जैसे अगला जो टॉपिक होगा, नागरिक सिटीजन चार्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसी टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक है। अब बीच वाला टॉपिक एक एक बचा हुआ है, शायद एक लेसन और बनेगा। ये हमारा 16वां लेसन है और 17वां लेसन लास्ट बनेगा, उसमें हमारा इथिक्स का पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को फिर केस स्टडी करनी होती है ना, तो केस स्टडी को मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा। आप देखना मैंने ऑलरेडी इसका लेसन बना दिया है, केस स्टडी जिन लोगों को देखनी है कि केस स्टडी कैसे करते हैं, तो मैंने एक शानदार लेसन बना दिया है। ठीक है, जिसमें 2 केस स्टडी मैंने सोल्व करके भी बताई है। तो आप कोशिश करना वो केस स्टडी वाला लेसन देख लें। मैं दोबारा केस स्टडी का लेसन नहीं बना सकता इस समय। ठीक है, तो बाद में और केस स्टडी सोल्व करेंगे मेंस के दौरान। अभी तो आप जानते हो प्री का समय है आप लोगों का, तो अभी इस समय इनका बनाना कोई फायदेमंद सौदा नहीं है। आप देखो देखना भी नहीं चाहते इस समय, तो वैसे भी इथिक्स का इतना मतलब डिमांड नहीं है इस समय। तो कार्य वर्क कल्चर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी भी हम देख चुके हैं। यदि आपको सिलेबस सामने है ना आपके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नहीं तो ये होगा पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हो। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। लोक नीति का उपयोग है ना, ये पढ़ चुके हैं हम टॉपिक। ठीक है, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ वाला भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाद में क्या है, इसमें मैंने 20 वाले क्वेश्चन काफ़ी सोल्व करा रखे हैं, पीडीएफ फाइल में शेयर कर रखी है। और इन क्वेश्चनों को भी मैंने ऑलरेडी इनकी वीडियो बना के डाल रखे हैं, तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अपना ये अच्छा वाला टॉपिक हो गया है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी वाला। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जितने भी टॉपिक मैंने अभी दिखाए आपको। तो अपना एक और लेसन बचा है, एथिक्स में लास्ट लेसन बचा है, जो शायद मैं कल करवा दूंगा पूरा।
पूरा संभावना है कि कल हमारा इथिक्स का पूरा आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाने की पहले बात की थी, और जिस वादे पर हम खरे भी उतरे हैं कि हमने लगभग पूरा करवा दिया, एक लेसन बाकी है लास्ट, है ना। उसके बाद में बताना, कोई भी एक सिंगल टॉपिक भी बचाओ तो मुझे बताना, मेरी गारंटी है नहीं बचा होगा। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक हमारा होगा जिसमें क्या है, अभी जैसे आपको मैं बताता हूँ कौन सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है अभी। तो प्रमुख रूप से हमने अभी तक पूरा मतलब सिलेबस सही ढंग से ही किया है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे लगता है आप लोगों की ये काम भी बहुत आएगा, क्योंकि आपके सीधे सीधे ये कि आपकी तैयारी में तो योगदान देगा ही देगा। और आप उस व्यक्ति से पढ़ रहे हो जो खुद मतलब 3 बार मेंस पास कर चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी समस्या रहती है कि आप जानते हो कि इसके 15-20 हज़ार रुपये क्यों खर्च करोगे आप, है ना। कहीं फालतू में खर्च करोगे तो ये है कि आपके 2-3 महीने जाएंगे, कोचिंग वाले क्या करेंगे, इसको इथिक्स को लेकर लेके बैठे रहेंगे, 3-3 महीने में इथिक्स का सिलेबस कराएंगे, और डिमांड भी नहीं है इतनी। आप जानते हो कि एक कोचिंग में पढ़ के 100 नंबर आ रहे हैं, जबकि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमारे 130-40 नंबर आ रहे हैं। इसमें फिर ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर है ना अच्छे से सोल्व कर लो, ठीक है, सबसे बड़ी डिमांड ये होती है आपकी। तो आज का टॉपिक देखो हमारा यहाँ पे था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। ठीक है, तो हमारा एक बीच के अंदर एक टॉपिक बचा है, कल मैं बता दूंगा कौन सा बचा हुआ है। जो नैतिक चिंता और दुविधा, और एक और टॉपिक है उसमें विधि नियम, एंड लास्ट में टॉपिक बचा हुआ उसमें अंतरात्मा की आवाज़। बस एक ही टॉपिक हमारा बचा हुआ है, जो बीच वाला से सिलेबस है हमारा, बाकी तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेसन देखते रहना। और ये लेसन आप लोगों के लिए हमेशा बहुत ही काम के हैं। जो विश्वास करके इनको देखेगा निश्चित रूप से उनका फ़ायदा होगा, और एग्जाम में आप मार्क्स देख लेना अपने, ठीक है।